दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक जीत नहीं, यह उस भारत की दास्तान है जिसने बिना शोर किए, बिना गोली चलाए साउथ एशिया का पूरा भू राजनीतिक खेल ही उलट दिया। वो चिकन नेक जिसे दशकों तक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी कहा जाता था, आज उसी चिकन नेक पर भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि बांग्लादेश हिल गया, चीन हैरान रह गया और पूरा साउथ एशिया सन्न हो गया। क्या आप जानते हैं कि इस एक फैसले ने न सिर्फ भारत की सुरक्षा को नया चेहरा दिया, बल्कि पड़ोसी देशों की राजनीति, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी विदेश नीति तक को हिला दिया? कैसे भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसके बाद बांग्लादेश को अपने सारे समीकरण बदलने पड़े? कैसे चीन का वह पुराना सपना, भारत को दो हिस्सों में बांटने वाला, कुछ ही घंटों में चकनाचूर हो गया? और कैसे पीएम मोदी की टीम ने खामोशी में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने भी समय रहते पकड़ नहीं पाया? दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये उस नए भारत की कहानी है जो खेल नहीं खेलता, खेल बदल देता है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपको भारत की ताकत को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाएगा। हम बात कर रहे हैं भारत की उस नाजुक धमनी की जिसे दुनिया चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानती है। लगभग 22 किलोमीटर लंबा यह पतला गलियारा वर्षों तक देश की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी माना जाता रहा। चीन और पाकिस्तान दोनों की निगाहें हमेशा इसी जगह टिकी रहती थीं, क्योंकि अगर यह कॉरिडोर कट जाए तो उत्तर पूर्व का पूरा हिस्सा मुख्य भूमि से अलग हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब हालात बदल चुके हैं। जो कदम भारत ने हाल ही में उठाया है उसने पुराने समीकरण ही उलट दिए हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश से लेकर चीन तक हलचल मच गई? कैसे भारतीय सेना ने बिना एक भी गोली चलाए लगभग 1000 किलोमीटर लंबी एक ऐसी सुरक्षा ढाल तैयार कर दी जिसे तोड़ पाना अब लगभग असंभव बताया जा रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां CIA से लेकर MI6 कैसे इसकी भनक तक न लगा सकी? भारत ने एक ऐसी रणनीति अपनाई है जिसने उसकी सबसे कमजोर कड़ी को ही उसकी सबसे मजबूत दीवार में बदल दिया। यह कोई साधारण कदम नहीं था, बल्कि एक ऐसी चाल थी जिसमें दुश्मन के सारे पत्ते शुरू होने से पहले ही फेल हो गए। अब जरूरी है समझना कि पूरा मामला है क्या। नक्शे को अपनी कल्पना में लाइए। पश्चिम बंगाल के ऊपरी हिस्से में वह संकरा हरा सा रास्ता दिखाई देता है। यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसके ठीक उत्तर में नेपाल स्थित है। दूसरी ओर दक्षिण पूर्व की तरफ बांग्लादेश फैला हुआ है और ऊपर की दिशा में भूटान के पास ही हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन की उपस्थिति इस इलाके को और अधिक संवेदनशील बना देती है। जरा सोचिए, तीन देशों से घिरा हुआ यह सकरा भूभाग, जिसकी चौड़ाई कई स्थानों पर मात्र 22 किलोमीटर रह जाती है। जी हाँ, सिर्फ 22 किलोमीटर। किसी बड़े शहर में आप एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हुए इससे कहीं ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं। इसी पतली सी पट्टी के सहारे पश्चिम बंगाल हमारे 7 बहुमूल्य उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा से जुड़ा है। यही वह क्षेत्र है जहां हमारे 25 करोड़ से अधिक नागरिक रहते हैं। चाय से लेकर पहाड़ों तक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यह इलाका भारत की आत्मा का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना भारत का स्वरूप अधूरा है। दशकों से हर सैन्य रणनीतिकार और रक्षा विशेषज्ञ की भौहों पर चिंता की लकीरें इसी 22 किलोमीटर ने खींच रखी थीं। ये डर नया नहीं है, ये तो 1962 के युद्ध से हमारे साथ है, जब चीनी सेना ने विश्वासघात करते हुए आक्रमण किया और अरुणाचल की दिशा से लगभग तेजपुर तक पहुंच गई थी। उस समय इस कॉरिडोर का टूटना बस कुछ कदम दूर रह गया था। उसी पल दिल्ली में बैठे नेतृत्व को एहसास हुआ कि हमारी रणनीतिक चूक कितनी भयावह हो सकती थी। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी विशाल महल का सिर्फ एक ही पतला कमजोर दरवाजा हो। दुश्मन का काम बस इतना है कि उस दरवाजे को बंद कर दे और अंदर बैठे लोग पूरी दुनिया से कट जाएं। न बाहर से मदद पहुंच पाए, न संसाधन। बिल्कुल यही हाल हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर था। यही वह नाजुक नस थी जिसे दबाकर चीन किसी भी समय भारत को बड़ी मुश्किल में डाल सकता था। भारतीय सेना की हर योजना, हर युद्ध अभ्यास का पहला अध्याय इसी सवाल से शुरू होता था, इस कॉरिडोर को सुरक्षित कैसे रखा जाए। चीन की तोपें इतनी समीप थीं कि उनके गोले आसानी से इस इलाके को पार कर सकते थे। अगर चीन चाह लेता और महज 100 किलोमीटर आगे बढ़ जाता तो वह इस गलियारे को पूरी तरह काट सकता था। सोचकर ही सिहरन होती है।
अगर यह रास्ता बंद हो जाता तो हमारे 25 करोड़ भाई बहन मुख्य भारत से अलग थलग पड़ जाते। उन्हें भोजन, दवाइयां, ईंधन और यहां तक कि सेना की सहायता पहुंचाना भी लगभग असंभव हो जाता। स्थिति इतनी गंभीर थी कि देश पलक झपकते ही 2 हिस्सों में बंट सकता था। यह केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं था, ये था भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का आधार, दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने का एकमात्र जमीनी मार्ग। इसी कमजोरी के कारण वर्षों तक उत्तर पूर्व में विकास कार्यों की गति बाधित होती रही। हर नया प्रोजेक्ट शुरू करते समय यही भय मन में उठता था, अगर कल को युद्ध छिड़ गया तो इस पूरे क्षेत्र का क्या होगा। यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव था जिसने पूरे 70 सालों तक भारत को जकड़ रखा। दोस्तों, इस डरावने सपने को सच कर देने की कोशिश में चीन ने सिर्फ अपनी फौज पर ही भरोसा नहीं किया। उसकी फितरत ही ऐसी है, वह कभी सीधे मोर्चे पर नहीं उतरता। वह पड़ोसियों को भड़काता है, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर उनकी ही जमीन का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है। इस पूरे खेल में चीन ने जिस देश को अपना मोहरा बनाया, वह वही देश था जिसे भारत ने अपने बलिदानों से आजादी दिलवाई थी, बांग्लादेश। वही बांग्लादेश जिसके लिए 1971 की जंग में हमारे हजारों जवानों ने अपनी जानें न्यौछावर की। वही मुल्क जिसे भारत हमेशा एक छोटे भाई की तरह संभालता रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन ने बांग्लादेश में अरबों खरबों डॉलर की बरसात कर दी। क्या ये निवेश किसी मोहब्बत या इंसानियत के चलते था? बिल्कुल नहीं। चीन का असली उद्देश्य था भारत की घेराबंदी। यह उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली नीति का हिस्सा था, जिसके तहत चीन भारत के चारों ओर बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का एक घेरा खड़ा कर रहा था। चीन ने बांग्लादेश को पुरानी मिंग क्लास सबमरीन्स थमा दी। सोचकर देखिए, बांग्लादेश को इन पनडुब्बियों की जरूरत ही क्या थी। उसका असली फायदा चीन को था, ताकि बंगाल की खाड़ी में उसका एक स्थायी जासूस बैठा रहे और भारत की हर गतिविधि पर नजर रख सके। इसके अलावा चीन ने उन्हें फाइटर जेट्स, हथियार और सस्ते कर्ज भी दिए। चटगांव और पायरा जैसे उनके बंदरगाहों को विकसित करने के बहाने वहां अपने ठिकाने खड़े कर ली। बांग्लादेश की सरकार भी इन सस्ते कर्जों और मुफ्त हथियारों की चमक में बहक गई, बिना यह समझे कि यह एक गहरा डेट ट्रैप था। उन्हें लगा कि चीन की दोस्ती के सहारे वे भारत पर दबाव बना सकेंगे। वे यह भूल बैठे कि अगर भारत न होता तो उनका अस्तित्व भी न होता। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI बांग्लादेश के रास्ते भारत के ठीक बगल से गुजरने लगी। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक साफ साफ खतरा था। चीनी कंपनियां वहां ऐसी सड़कें और पुल बना रही थीं जो सीधे भारत के चिकन्स नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तक पहुंचते थे। खतरे की असली तीव्रता तब महसूस हुई जब डोकलम में भारत और चीन की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने खड़ी रहीं। चीन भूटान के उस ट्राई जंक्शन वाले पठार पर सड़क इसलिए बना रहा था ताकि ऊंचाई से हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सीधा हमला कर सके। उसकी पूरी कोशिश थी कि एक झटके में उस महज 22 किलोमीटर चौड़े गलियारे को काट दे जो हमारे उत्तर पूर्व को पूरे भारत से जोड़ता है। उस दिन दिल्ली में बैठे हमारे रणनीतिकारों, सरकार और सेना के सामने यह बात कांच की तरह साफ हो गई कि अगर इस कमजोरी का स्थायी इलाज उसी वक्त नहीं किया गया तो आने वाले कल में हालात हाथ से निकल सकते हैं। उसी दिन यह निश्चय किया गया कि इस 22 किलोमीटर की निर्भरता को अब हमेशा के लिए खत्म करके इसे भारत की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत में बदला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, कैसे? क्या भारत बांग्लादेश पर हमला कर सकता था? नहीं, भारत ऐसा कोई कदम कभी नहीं उठाता। क्या भारत चीन से सीधी जंग छेड़ देता? शायद वह समय इसके लिए उपयुक्त नहीं था। तब भारत ने एक ऐसी चाल चली जिसका नाम शायद इतिहास की किताबों में न मिले, क्योंकि यह एक ऑपरेशन साइलेंस था। यह योजना तोपों, टैंकों या मिसाइलों पर आधारित नहीं थी। यह थी दिमाग, कूटनीति, इंजीनियरिंग, अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा धैर्य की लड़ाई। भारत ने महसूस किया कि सिर्फ चिकन्स नेक पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी गलती है। इसलिए पहला कदम था एक बायपास बनाना। जैसे दिल की नसें बंद हो जाएं तो डॉक्टर बायपास कर देता है, उसी तरह भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बिल्कुल नया वैकल्पिक मार्ग बनाने का निर्णय लिया। भारत ने तय किया कि वह अब बांग्लादेश के रहमो करम पर नहीं रहेगा। अगर बांग्लादेश को चीन की कठपुतली बनना ही है तो बने, भारत अपना रास्ता खुद बनाएगा। और यही सोच भारत को ले गई म्यांमार की ओर, जहां शुरू हुआ ऐतिहासिक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट।
इसे याद रखिए दोस्तों, यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि चीन और बांग्लादेश के लिए पहला बड़ा कूटनीतिक थप्पड़ था। यह योजना क्या थी? भारत ने निर्णय लिया कि हम कोलकाता और हल्दिया के बंदरगाहों से समुद्री मार्ग द्वारा म्यांमार के सिटवे पोर्ट तक जाएंगे, एक ऐसा बंदरगाह जिसे भारत ने खुद विकसित किया और उस पर अरबों रुपए खर्च किए। वहां से कलदान रिवर के जरिए म्यांमार के भीतर और फिर सड़क मार्ग के जरिए सीधा भारत के मिजोरम राज्य में प्रवेश। ये लगभग 1000 किलोमीटर लंबा एक पूरा वैकल्पिक, मजबूत और रणनीतिक मार्ग तैयार हुआ। इसका मतलब साफ था, अगर कल को दुश्मन चिकन नेक को ब्लॉक करने की कोशिश भी करता है, तब भी पूरा नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित रहेगा। चाहे राशन हो, दवाइयां हो, तेल हो या सेना, सब कुछ इस नए रास्ते से पहुंच सकता है। यह एक ऐसा गेम चेंजर कदम था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब तक जो बांग्लादेश यह सोचकर इतराता था कि भारत उसके रास्ते पर निर्भर है और उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है, उसका पूरा भ्रम टूट गया। भारत ने साफ संदेश दे दिया, ठीक है, तुम अपनी जमीन नहीं देना चाहते, चीन के साथ जाना है, जाओ, हम तुम्हें बाईपास कर देंगे। और भारत ने वही किया, शांत, चतुर और शानदार तरीके से। अब बांग्लादेश की उस जमीन की वह रणनीतिक अहमियत ही खत्म हो गई जिस पर वह सालों से इतराता रहा था। यह भारत की चाल का पहला चरण था जिसने प्रतिद्वंदियों की आधी ताकत वहीं पर ढहा दी। हाँ, यह भी सच है कि कलादान प्रोजेक्ट की गति बीच में कुछ धीमी पड़ी, कभी म्यांमार के उग्रवाद की वजह से, कभी कठिन भौगोलिक चुनौतियों की वजह से। लेकिन हाल की रिपोर्टें साफ बताती हैं कि भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से तेज रफ्तार पर ला दिया है। सिटवे पोर्ट पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है और जमीनी कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम पूरा किया जा रहा है। यह भारत के धैर्य और दृढ़ संकल्प का मजबूत प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, यह प्लान भी था। भारत सिर्फ एक बाईपास बनाकर रुकने वाला नहीं था। असली फैसला यह था कि प्लान ए, यानी वह 22 किलोमीटर का संकरा कॉरिडोर, इतना चौड़ा, इतना मजबूत और इतना अभेद्य बनाया जाएगा कि दुश्मन उसका नाम सुनकर भी सहम जाए। और यहीं से शुरू हुआ वह साइलेंट ऑपरेशन, एक ऐसा अदृश्य किला खड़ा करने का अभियान जिसकी भनक न मीडिया को लगी, न दुनिया की खुफिया एजेंसियों को। हम और आप जिसे साधारण विकास कार्य, सड़कों का निर्माण या कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास समझते रहे, असल में वह भारत का इतिहास का सबसे शांत पर सबसे निर्णायक सैन्य अभियान था। भारत ने नॉर्थ ईस्ट, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तर बंगाल में सड़कों, पुलों और सुरंगों का एक ऐसा नेटवर्क बिछाना शुरू किया जैसा इस देश ने पहले कभी नहीं देखा था। ये सड़कें आम सड़कें नहीं थीं, ये ऑल वेदर मिलिट्री ग्रेड सड़कें थीं। चाहे बरसों बर्फ गिरे, चाहे बारिश पहाड़ों को काट दे, इन रास्तों पर ट्रैफिक कभी रुकने वाला नहीं था। इन्हें इतना मजबूत बनाया गया कि इन पर T-90 भीष्म जैसे भारी टैंक, बोफोर्स, धनुष तोपें और मोबाइल मिसाइल सिस्टम कुछ ही घंटों में चीन की सीमा तक पहुंच सकें। पहले जहां कुछ रास्ते तय करने में हमारी सेना को 2-2 दिन लग जाते थे, जहां जवान कच्ची पगडंडियों पर घंटों पैदल चढ़ाई करते थे, अब वही दूरी 2 से 3 घंटे में पूरी होने लगी। सरकार ने सेला टनल जैसी इंजीनियरिंग की मिसाल पेश की। सोचिए, 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों को चीरकर बनाई गई यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंगों में गिनी जाती है। पहले तावंग का रास्ता बर्फबारी में 6-6 महीने 6 मंथ्स बंद रहता था, जिससे हमारी सेना की आपूर्ति रुक जाती थी। लेकिन अब साल के 12 महीने और 24 घंटे हमारी सेना और उसका साजो सामान आसानी से तवांग तक पहुंच जाता है, जो चीन के सामने डटकर खड़े होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी तरह ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, जो उत्तर पूर्व की जीवन रेखा भी है और बाढ़ के समय एक बड़ी चुनौती भी, भारत ने बोगीबील ब्रिज और भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे विशाल ढांचे खड़े किए। खासकर बोगीबील ब्रिज, दोस्तों, यह सिर्फ एक पुल नहीं है, यह इंजीनियरिंग का एक जीवंत चमत्कार है। इसके नीचे दोहरी रेलवे लाइन और ऊपर चौड़ी 3 लेन हाईवे बनाई गई और यह ढांचा इतना दमदार है कि जरूरत पड़ने पर इस पर हमारे लड़ाकू विमान, यहाँ तक कि सुखोई 30 MKI भी लैंड या टेक ऑफ कर सकते हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ पुल नहीं थे, ये आसमान के बीच बनाए गए वैकल्पिक रनवे थे जो युद्ध के समय अस्थायी एयरबेस में बदल सकते थे। लेकिन दोस्तों, यह सब तो वो चीजें थीं जो कैमरों के सामने दिख रही थीं, जिनका उद्घाटन हो रहा था।
असली खेल, असली खतरा और असली ताकत उस चीज में छुपी थी जो दुनिया की नजरों से ओझल थी। वही ग्रे जोन ऑपरेशन, वही साइलेंट शील्ड जिसकी शुरुआत में हमने बात की थी। अब इसे समझिए, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, खासकर चिकन नेक और उसके आसपास का इलाका बेहद पेचीदा है। नदियां, घने जंगल, दलदली जमीन, इन सब ने इसे इतना पोरस बना दिया कि कई किलोमीटर इलाके में दशकों तक लगभग नो मैन्स लैंड जैसा माहौल था। न भारत की सुरक्षा बलें आसानी से वहां पहुंच पाती थीं, न बांग्लादेश की। इस खालीपन को तस्कर, घुसपैठिए और दुश्मन देशों के जासूस खूब इस्तेमाल करते थे। चाइना की नजर भी इसी ग्रे जोन पर थी। उसकी रणनीति साफ थी, युद्ध की स्थिति बने तो इसी खाली जमीन के सहारे उसकी स्पेशल फोर्सेस भारत में गहरे तक प्रवेश कर सकती है। भारत ने भी फैसला किया कि यही ग्रे जोन अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, लेकिन अपने देश की सुरक्षा के लिए। यह कोई शोरगुल वाला ऑपरेशन नहीं था, कोई लाखों सैनिकों की तैनाती नहीं थी, जैसा कि कुछ सनसनीखेज चैनल बताते हैं। यह था इंच बाय इंच टैक्टिकल एडवांसमेंट। बीएसएफ और आर्मी इंजीनियर्स ने रात के अंधेरे में विकास कार्यों व बाढ़ नियंत्रण के नाम पर धीरे धीरे अपनी चौकियां और ऑब्जर्वेशन पोस्ट उन जगहों पर स्थापित करनी शुरू की जो सामरिक रूप से सबसे अहम थीं। यह सब इतना शांत, संगठित और गुप्त तरीके से हुआ कि जब तक बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स या उनके पीछे बैठे चाइनीज हैंडलर्स को स्थिति समझ आती, भारत उस क्षेत्र में एक नई, मजबूत और ऊंची डिफेंस लाइन तैयार कर चुका था। और दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये किसी और की जमीन पर कब्जा करना नहीं था। यह हमारी ही वैध लेकिन लंबे समय से खाली पड़ी जमीन पर भारतीय नियंत्रण को दोबारा मजबूत करना था। मान लीजिए, पहले हमारी चौकी नदी के एक किनारे थी और सामने के टीले से दुश्मन हमारी हर हलचल पर नजर रखता था। अब वही चौकी उस ऊंचे टीले पर है, जहां से हम दुश्मन की 10-10 किलोमीटर दूर तक की गतिविधि साफ देख सकते हैं। और यह सब करते हुए भारत ने न कोई अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ा, न कोई संधि। इसे पूरी तरह बॉर्डर मैनेजमेंट, एंटी इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स और अवैध तस्करी रोकने की पहल के रूप में लागू किया गया। जब बांग्लादेश ने नाम मात्र की आपत्ति जताने की कोशिश की, भारत ने घुसपैठ, तस्करी और आतंकवाद के वो आधिकारिक आंकड़े सामने रख दिए कि ढाका की बोलती बंद हो गई। भारत ने साफ कहा, हम अपनी सीमा मजबूत कर रहे हैं ताकि आपके इलाकों से आने वाली अवैध गतिविधियां, रोहिंग्या घुसपैठ और आतंकवादी तत्व हमारे देश में दाखिल न हो सकें। क्या आपको इससे कोई आपत्ति हो सकती है? आखिर इस चाल पर कोई क्या कह सकता था? भारत की यह वह चाल थी जिसका न तो बांग्लादेश और न ही चीन के पास कोई तोड़ मौजूद था। चीन खुद इस पूरी रणनीति को देखकर दंग रह गया। उसे भरोसा था कि भारत की सारी ऊर्जा और पूरा फोकस सिर्फ लद्दाख और अक्साई चिन्ह के तनाव पर ही लगा हुआ है। लेकिन भारत ने बड़ी चतुराई से पश्चिमी मोर्चे यानी लद्दाख को जानबूझकर हाई प्रोफाइल विवाद के रूप में बनाए रखा, ताकि दुनिया, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक सभी उसी दिशा में उलझे रहें। इसी भीड़ शोर में असली खेल भारत ने पूर्वी सीमा पर खामोशी से और गजब की तेजी के साथ पूरा कर लिया। यह आधुनिक दौर की वह जीवंत चाणक्य नीति थी जहां बिना सीधे युद्ध के ही जीत हासिल कर ली गई। दुश्मन को वहीं बांधो जहां वह खुद उलझना चाहता है और निर्णायक प्रहार उस जगह करो जहां उसे शक तक न हो। जब जमीन और समुद्र के रास्ते पूरी तरह सुरक्षित हो गए, तब भारत ने तीसरा मोर्चा खोला, आसमान का। ये उस अदृश्य सुरक्षा कवच का सबसे खतरनाक और निर्णायक हिस्सा था। भारत ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, खासकर चीन की सीमा से सटे क्षेत्रों में, हर 100 से 150 किलोमीटर पर मौजूद पुराने एयरफील्ड्स को एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर अपग्रेड कर दिया। पासीघाट, मेचुका, जीरो, टूथिंग, वॉलोंग, ये सारे नाम कभी अंग्रेजों के जमाने के छोटे एयर स्ट्रिप थे, लेकिन भारत सरकार ने युद्धकालीन गति से इन सभी को पक्का, लंबा और नाइट लैंडिंग के अनुरूप आधुनिक बना दिया। इसका मतलब बेहद स्पष्ट है, अब हमारे लड़ाकू विमान जैसे राफेल, सुखोई और विशालकाय ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे C-17 ग्लोब मास्टर और CA-130J सुपर हरकुलस, जो पहले दिल्ली, अंबाला या बरेली जैसे बेस से उड़कर सीमा तक पहुंचने में समय लेते थे, अब चीन की सीमा के बिल्कुल नजदीक सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी से उड़ान भर सकेंगे।
चीन ने यदि तनिक भी गलत हरकत की तो भारत का जवाब मिनटों में उसके सामने होगा, घंटों या दिनों में नहीं। ये पूरा ढांचा, पहला म्यांमार तक सुरक्षित समुद्री मार्ग, दूसरा जमीन पर चौड़ी और मजबूत सड़कें, पुल और सुरंगें, तीसरा ग्रे जोन तक नई रणनीतिक चौकियां और चौथा आसमान में एडवांस्ड हवाई पट्टियों का जाल, ये सब मिलकर लगभग 1000 किलोमीटर लंबा अभेद्य सुरक्षा कवच बन गया है। यह कोई जमीन पर कब्जा नहीं है जैसा कुछ लोग गलत फहमी में मानते हैं। यह वह वैकल्पिक, सुरक्षित और रणनीतिक नेटवर्क है जिसने मात्र 22 किलोमीटर की कमजोरी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। अब सवाल उठता है, इस सब का असर बांग्लादेश पर क्या पड़ा? प्रभाव बेहद गहरा और सीधा पड़ा। बांग्लादेश जो चीन से मिले सस्ते कर्ज और मुफ्त पनडुब्बियों के भरोसे इतराता फिर रहा था, उसे अब साफ समझ आ गया है कि भारत की इस रणनीति ने उसे भौगोलिक और सामरिक रूप से लगभग अप्रासंगिक बना दिया है। बांग्लादेश को भारत ने एक तरह से अप्रासंगिक बना दिया है। कूटनीति में यही सबसे बड़ा सबक माना जाता है। लक्ष्य हमेशा दुश्मन को हराना नहीं होता, बल्कि उसे इतना कमजोर कर देना होता है कि उसका महत्व ही खत्म हो जाए। अब भारत को नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश की मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं रही, और यही बात वहां की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों पर सीधा दबाव बना रही है। आपको याद होगा, कुछ ही समय पहले बांग्लादेश किस तरह की राजनीतिक उथल पुथल से गुजरा था। वहां की पुरानी सरकार जो जरूरत से ज्यादा चीन की तरफ झुक रही थी, उसे सत्ता से हटना पड़ा। नई अंतरिम सरकार आते ही भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात क्यों करने लगी? वजह साफ है, उनकी मुद्रा टका लगातार गिर रही है, महंगाई काबू से बाहर है और विदेशी निवेशक जो चीन की पकड़ समझकर वहां पूंजी लगा रहे थे, अब मान चुके हैं कि इस क्षेत्र में असली स्थिर शक्ति, असली भरोसेमंद धुरी भारत है। यदि भारत खुश नहीं है तो वहां व्यापार करना आसान नहीं रहेगा। जो बांग्लादेश पहले भारतीय उत्पादों पर मनमानी रोक लगाता था, कस्टम में देरी करके परेशान करता था, वही अब भारत से व्यापार बढ़ाने की गुहार लगा रहा है। भारत ने बिना धमकी दिए, बिना आक्रामक बयानबाजी के सिर्फ अपने काम से बांग्लादेश को उसकी वास्तविक स्थिति याद दिला दी है। संदेश साफ है, दोस्ती करोगे तो साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारे विरोधियों के मोहरे बनोगे तो हम तुम्हें किनारे लगा देंगे और तुम खुद ब खुद अलग थलग पड़ जाओगे। अब बात करते हैं चीन पर पड़े असर की। उसका वह पुराना सपना, चिकन नेक को काटकर भारत को 2 हिस्सों में बांटने का, अब हमेशा के लिए मिट चुका है। भारत का नॉर्थ ईस्ट अब लैंडलॉक्ड नहीं रहा, वह म्यांमार के जरिए सीधा समुद्र से जुड़ चुका है। जो कमजोरी समझी जाती थी, वह अब दुश्मन के लिए एक खतरनाक किल जोन बन गई है। अगर किसी ने इस गलियारे में घुसने की गलती की तो वह ऐसी त्रिकोणीय मार में फंस जाएगा कि बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। जमीन से, आसमान से और सुरंगों से निकलती भारतीय ताकत उसे पूरी तरह पीस देगी। वह सचमुच एक जीवित चक्की में फंस जाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ कोई सैन्य उपलब्धि नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता की जीत है। यह उस नए भारत की विजय है जो अब प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पहल करके खेल बदल देता है। जो समस्याओं का जवाब नहीं ढूंढता, बल्कि ऐसा सवाल खड़ा कर देता है कि दुश्मन उत्तर तलाशता रह जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां जो भारत के हर सैटेलाइट लॉन्च पर नजर रखती हैं, इस जमीन स्तरीय इंजीनियरिंग वॉरफेयर को समझ ही नहीं पाई। जब तक अमेरिकी थिंक टैंक इस पर रिसर्च पेपर तैयार करने की सोचते, भारत अपना अभियान चुपचाप पूरा कर चुका था। यही साइलेंट विक्ट्री, यह अदृश्य पर निर्णायक जीत नए भारत की पहचान बन चुकी है। यह वही भारत है जिसकी पहचान अब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने दमदार कदमों से बनती है, जो शोर कम और कार्रवाई ज्यादा करता है, जिसने अपनी सबसे कठिन भूगोलिक कमजोरी को उलटकर अपनी सबसे सशक्त रणनीतिक ताकत में बदल दिया है। जो चिकन नेक कभी हमारी सुरक्षा पर मंडराती तलवार माना जाता था, वही अब दुश्मनों के गले की हड्डी बन चुका है। निकाले न निकले, निगले न निगले। आज स्थिति यह है कि कोई भी देश, चाहे वह चीन हो या उसका कोई भी मोहरा, भारत के उत्तर पूर्व की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। ये सिर्फ जमीन का कोई हिस्सा सुरक्षित करना नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के आने वाले समय को सुरक्षित करने का संकल्प है। यह भारत की एकता और अखंडता पर लगी वह अमिट छाप है जिसे अब कोई ताकत मिटा नहीं सकती। दोस्तों, इस महान रणनीतिक जीत पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि भारत ने एक ही चाल में चीन
चीन और बांग्लादेश दोनों को करारा जवाब देकर सही कदम उठाया? क्या आप भी इस न्यू इंडिया की साइलेंट लेकिन मजबूत शक्ति को सलाम करते हैं? आपकी जो भी सोच हो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिए। इस विश्लेषण में बताए गए कुछ रणनीतिक दावों की किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि उपलब्ध नहीं है। पश्चिमी सीमा पर तनाव को जानबूझकर डिकॉय की तरह इस्तेमाल करने, नॉर्थ ईस्ट में 1000 किलोमीटर का अभेद्य सुरक्षा कवच बनने, म्यांमार के रास्ते पूर्ण रूप से नया सी लिंक ऑपरेशनल होने, अमेरिकी थिंक टैंकों को भारत की रणनीति की बिल्कुल भी भनक न लगने, बांग्लादेश की सरकार का भारत की नाराजगी के कारण गिरना और हर 100 से 150 किलोमीटर पर एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड का नेटवर्क तैयार होने जैसे दावों की सरकार, सेना या किसी विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे सभी बिंदु मुख्य रूप से विश्लेषण, आकलन और नैरेटिव शैली में प्रस्तुत किए गए विचार हैं, जिन्हें प्रामाणिक तथ्य नहीं माना जा सकता। दोस्तों, अगर आपको भारत की इस रणनीतिक कहानी का यह गहरा और तथ्य आधारित विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।